जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द scale of circular screw gauge, if the head or thimble of the screw is given 10 revolution, then the spindle advances 5 millimeter. इस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। पहली इंफॉर्मेशन ये थी कि उसके ऊपर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 50। तो n की वैल्यू लिखेंगे हम 50 डिविजन्स। उसके बाद जो रोटेशंस दी, रेवोल्यूशंस दिए, उसने वो बोला वो है 10। और इसकी वजह से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने लीनियर स्केल के ऊपर, वो था 5 मिलीमीटर। अब बेटा सबसे पहला काम है हमारा पिच निकालना, और पिच निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। डिस्टेंस है 5 mm और रेवोल्यूशन है 10, तो पिच आ गया 0.5 mm। अगला स्टेप होता है लीस्ट काउंट निकालना स्क्रू गेज का, वो बराबर होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच है अभी हमने निकाल लिया 0.5 और नंबर ऑफ डिविजन्स हैं 50। mm यूनिट था, तो ये आता है 0.01 मिलीमीटर। मतलब जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा हम पहले उसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन को लेके, वो ये थी कि हमें गिवन थी टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। रेवोल्यूशंस को और डिस्टेंस को रेवोल्यूशन पे डिवाइड किया तो पिच आ गया, और पिच को नंबर ऑफ डिविजन्स पे डिवाइड किया तो लीस्ट काउंट आ गया 0.01। उसके बाद फिगर पे आते हैं। वो कहते हैं there is also zero error as the second division of the circular scale coincides with datum line and zero of circular scale is below the datum line। जब भी जीरो सर्कुलर स्केल का इस डेटम लाइन, रेफरेंस लाइन से नीचे होगा, जीरो एरर पॉजिटिव होगा। और उसने कहा सेकंड डिवीजन कॉन्साइड करती है, तो हम जीरो एरर भी लिख लेते हैं। इसको अगले पेज पे ले जाते हैं, जीरो एरर भी लिखते हैं। लीस्ट काउंट अभी तक हमने फाइंड कर लिया था पहली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, वो आया था 0.01 मिलीमीटर। अब हमने जीरो एरर बताना है, उसके लिए उसने मुझे एन की वैल्यू बताई 2, और उसने ये कहा वो जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो बिलो द डेटम है, बिलो द डेटम लाइन। इंडेक्स लाइन भी बोलते हैं इसको, रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं, कुछ भी नाम लिख लीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता इससे। जब भी वो नीचे होगा, उससे पीछे रह गया, तो जीरो एरर इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, एन को मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से। एन मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू उसने कहा सेकंड डिवीजन है 2 और लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, तो जीरो एरर आ गया। चूंकि पॉजिटिव था तो साथ प्लस का साइन, 0.02 मिलीमीटर। सेकंड स्टेप हमारा हो गया जीरो एरर निकालना। आखिरी स्टेप रीडिंग लेना। रीडिंग कैसे लेनी है, दो ही रीडिंग्स लेंगे, एक मेन स्केल रीडिंग और दूसरी सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं कि डेटम लाइन से ऊपर उसने जीरो लिखा हुआ है, यहाँ से काउंट करें जीरो, ये नीचे वाली लाइन हाफ को रिप्रेजेंट करती है 0.5, ये वाली वैल्यू 1 1.5, ये वाली वैल्यू 2 2.5, 3 3.5, 4 4.5, 5 5.5, 6 6.5। मतलब इस सर्कुलर स्केल की ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, इससे पीछे पीछे जितनी भी रीडिंग्स आपको नजर आएंगी आपने सारी ले लेनी है। मैं दोबारा बताता हूँ, 0 1 2 3 4 5, ये हाफ है 5.5, 6 एंड 6.5। तो मेरे पास मेन स्केल जो रीडिंग आएगी हम वो लिखेंगे 6.5 मिलीमीटर। अगली चीज मुझे एन लिखना है। सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन के सामने है, ये 25 नंबर वाली, 26 वाली और ये 27 नंबर लाइन बनेगी, इस लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने है। एन की वैल्यू यहां से मिलेगी 27। एन की वैल्यू
तो सर्कुलर स्केल रीडिंग या फ्रैक्शन टू बी एडेड कुछ भी लिख लें। इसका फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। n है 27, लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। तो ये रीडिंग आ गई 0.27 मिलीमीटर। मेजर्ड वैल्यू आएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग बेटा थी 6.5 और इसमें ऐड करना है 0. तो ये आंसर आएगा 6.77 मिलीमीटर। अच्छा, अगली बात, करेक्शन फैक्टर लगाना है क्योंकि जीरो एरर पॉजिटिव है। तो जीरो करेक्शन के लिए मेजर्ड वैल्यू में से माइनस करने पड़ेगा जीरो एरर। वो है 6.77, इसमें से माइनस कर दें जितना एरर है 0.02, तो आंसर आएगा 6.75। ये आपका क्या आएगा बेटे, आंसर आ जाए। ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय डायमेंशनलेस क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। बेटा एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस नहीं होती उसको हम बोलेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अ क्वांटिटी विदाउट dimensions, yeah, a quantity which have no dimensions is called dimensionless quantity. For example, angular displacement, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। इसी तरह इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स एस ओवर आर। तो ये सेम क्वांटिटीज की रेशियो है एस बाय आर, दैट इज वाई इसकी डायमेंशंस नहीं होती। ऊपर लेंथ, नीचे सॉरी, ऊपर लेंथ है, नीचे आर रेडियस है, दोनों की डायमेंशंस लेंथ वाली आती हैं। ऊपर डायमेंशंस आती हैं लेंथ की, नीचे आर पड़ा हुआ है, इसकी डायमेंशंस भी लेंथ की, तो ये कैंसिल होके नो डायमेंशंस पे आ जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स सी ओवर वी। बेटा सी भी वेलोसिटी है बट स्पीड ऑफ लाइट है वेलोसिटी। ऊपर डायमेंशन एल टी माइनस वन, नीचे भी एल टी माइनस वन, ये कैंसिल आउट होके नो डायमेंशन आ जाती है। इसी तरह आप लिख सकते हो स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ की डायमेंशंस, नीचे भी इसकी भी कोई डायमेंशंस नहीं होती। एफिशिएंसी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली होता है आउटपुट वर्क लिख लें या एनर्जी लिख लें। आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क। तो ऊपर वर्क की डायमेंशंस एम एल स्केयर टी माइनस टू, नीचे भी वर्क की डायमेंशंस, अगेन ये कैंसिल होंगी तो इसकी भी कोई डायमेंशंस नहीं होगी। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस नहीं होती डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहलाती है। और डिफरेंट एग्जांपल्स थी, उसने एक पूछी थी, हमने मल्टीपल दे दी, आप इन सबको नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, a unitless quantity is always dimensionless।
मैंने लिखा ये है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके यूनिट्स नहीं हैं वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है, बट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट्स। बेटा ये जो मैंने क्वांटिटीज लिखी है ना, समझिएगा आप इस पॉइंट को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होती। क्या होते हैं? मैंने लिखी है स्ट्रेन, इट हैज नो यूनिट्स। नो यूनिट्स मीन यूनिटलेस, ये भी बता देना मेरे लिए जरूरी है। एफिशिएंसी, इट इज ऑल्सो यूनिट। मैंने ये लिखा कि अगर उस एक क्वांटिटी यूनिटलेस है तो वो डायमेंशनलेस। ये तीन क्वांटिटीज हैं जो यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस नहीं है। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेटा इसका जो यूनिट होता है ना, याद रखना है, इसका यूनिट होता है रेडियन। इस चीज का मतलब ये डायमेंशनलेस तो है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है, मैंने ये लिखा। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट्स। लेकिन अगर वो यूनिटलेस है तो लाजमी है वो डायमेंशनलेस भी होगी। लेकिन डायमेंशनलेस के लिए ये लाजमी नहीं है कि उसका यूनिट ना हो, उसका यूनिट हो भी सकता है। उसकी एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दी है। तो इस पेज का जरा आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका एक और भी क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 11। अच्छा, ये करवाना जरूरी है आज मेरे लिए। वो कहते हैं a student uses a screw gauge to determine the thickness of a sheet of paper. The student folds the paper 3 times. की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर फोल्डिंग। अच्छा, अगर फोल्ड नहीं है तो एक जर्नल फार्मूला याद रखना, पेपर फोल्डिंग में थिकनेस 2 की पावर n से फाइंड होती है। अगर पेपर फोल्ड नहीं है, पेपर अनफोल्ड है, n की वैल्यू क्या होती है? 0। आप 2 की पावर 0 पुट करते हो, वो मतलब अपनी एग्जैक्ट थिकनेस पे होता है। कहाँ पे होता है? एक्चुअल थिकनेस पे होता है। जब आप पेपर की 1 फोल्ड करते हो, n की वैल्यू हो जाती है 1। आप अपने सामने कोई भी पेज पकड़ें, उसको एक दफा फोल्ड करके देखें तो उसकी लेयर्स काउंट करें, कितनी बन जाएंगी? 2 लेयर्स बन जाएंगी। उसके बाद उसको 2 फोल्ड्स करें, n की वैल्यू 2, 2 की पावर 2। अब आप उसकी लेयर्स काउंट करो, 4 लेयर्स हो चुकी होंगी। पेपर को 3 टाइम्स फोल्ड करो, n की वैल्यू 3। फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 की पावर 3 ये होता है 8 लेयर्स, एंड सो ऑन। तो जर्नल फार्मूला फोल्डिंग में कितनी लेयर्स बनेगी निकालने का? 2 की पावर n लेयर्स। मुझे सिंगल लेयर का, एक्चुअल लेयर का चाहिए, सिंगल लेयर के लिए थिकनेस फाइंड करनी है। तो पहली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसने जो 3 फोल्ड्स बताई ना, वो ये वाली चीज आएगी, 2 की पावर 3 वाली। ठीक है, 2 की पावर 3 इक्वल्स 8 लेयर। अगली इंफॉर्मेशन अब वहां से ही रीड करते हैं, या आप एक्सपेरिमेंटली खुद करके देख लें साथ साथ। अज्यूम दैट देयर इज नो जीरो एरर, चलें आसानी होगी। रीडिंग स्क्रू गेज की दिखाई है, बताएं जी क्या रीडिंग है, देख लेते हैं। अभी हमने सीखा 2 रीडिंग्स लेनी है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। देखते हैं। मेन स्केल रीडिंग 0, 0.5 और 1 हो गई। तो मेन स्केल रीडिंग तो हमारे लिए बड़ी आसान है लिखना, दैट इज 1। हम इधर ही लिख लेंगे अब, मेन स्केल रीडिंग इक्वल्स 1 मिलीमीटर। अगला स्टेप होता है एन फाइंड करना। कौन सी ऐसी लाइन है उसकी जो मैच करती है डेटम लाइन से? 25 और ये 26 वाली लाइन है जो इस डेटम लाइन के सामने है, सर्कुलर स्केल से देखी।
26 n की वैल्यू 26 ले लेते हैं। उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग चाहिए, स्क्रू है तो सर्कुलर होता है, या फ्रैक्शन टू बी एडेड कुछ भी लिख लीजिएगा। n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, n है 26, लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, ये तो हमें बार बार आ गया पड़ा, ये बनेगा 0.26 मिलीमीटर। तो मगेड वैल्यू 8 फ्लेयर्स की कितनी आई, ये किसकी आई है, 3 फोल्ड्स की, वो आएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग थी 1, इसमें ऐड हुआ 0.26, आ गया 1.26 मिलीमीटर। बट ये जो आंसर आया ये कितनी फोल्ड्स के लिए आया, 3 फोल्ड्स के लिए। हमारा टारगेट 3 फोल्ड्स की थिकनेस फाइंड करना नहीं था, हमारा टारगेट तो था 1 लेयर के साथ। तो 3 फोल्ड्स में 8 लेयर बन चुकी हैं, मुझे सिंगल लेयर का आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, थिकनेस इक्वल हो जाएगी मयर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, मतलब 8। 1.26 डिवाइडेड बाई 8 करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये बनता है 0.1575 मिलीमीटर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा। यस सर। ठीक है, हाँ इसका आंसर अब फर्दर जाके राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेशन में आप, अब आपकी चॉइस, आप कहाँ तक, आप अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लो, 3 लिख लो, क्योंकि एक्चुअली इसमें वैल्यू ही एक थी, ये वाली। ठीक है, कहाँ तक थी, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो आप चाहें तो यहाँ तक आंसर लिख लें, यहाँ तक लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको ये आंसर लिख सकता हूँ 0.16 मिलीमीटर। ठीक है, साथ में लिख दीजिएगा अप्रोक्सीमेटली। अगला क्वेश्चन जी, लास्ट वन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राइट योर आंसर। इन सबको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। पहली वैल्यू लिखते हैं, क्या है बोला, 0 0.2055। अब स्टेटमेंट बेटा दोबारा पढ़ें। वो कहते हैं इन को राउंड ऑफ करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक और फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू है ए की, और होना किधर चाहिए था, बी पे। अब डायरेक्ट लिखेंगे जरा, 2.055 10 रेस की पावर ए माइनस बी। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 1 2 3, तो 1 - 3 आ गया -2, डन हो गया, और साथ में कोई यूनिट्स मेंशन नहीं है। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना, और राउंडिंग ऑफ सिर्फ इसी से की होगी। कैसे करते हैं भला, 5 है और 5 के पीछे ऑड है, तो +1 करना पड़ेगा, 2.06 10 रेस की पावर -2। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बी के अंदर 4656.5, पहला स्टेप, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ये है ए, और होना इधर चाहिए था बी पे। 4.6565 10 रेस की पावर ए माइनस बी। ए है 1 2 3 4, और बी 1 है, 4 - 1 पावर 3 हो गई। अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक लेके आना, ये 5 और 6 एक्स्ट्रा। 5 के पीछे इवन है, तो पहले स्टेप में तो 5 वैसे ही उड़ जाएगा क्योंकि इवन था, और अगले स्टेप में 6 पिछले में एक ऐड करेगा, तो 4.66 10 रेस की पावर 3 आंसर आएगा। डन है, तो ये दोनों आंसर्स आपने अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स
लिखना थे। बेटा ये अपनी बुक में देख लीजिएगा एक दफा। किसी बुक में सिग्निफिकेंट की जगह डेसिमल प्लेसेस का वर्ड तो नहीं है? नो सर। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर है तो फिर हमने जिस तरह किया इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ है। हमने मैंने कोशिश ये की है कि जो चीज़ हमने पहले की हुई थी वो भी रिवाइज हो जाए, ताकि हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस दफा वेटेज जो उसकी है वो 70% है पेपर। तो आपकी 70% पेपर एक्सरसाइज में से ही बनना है बोर्ड का। वो 75% को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी था कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन डिस्कस करवाता। अब कल इंशाल्लाह ताला हमने इन सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और न्यूमेरिकल। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो।